हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स का एपिसोड 1 अप्रैल 2024 की बात करेंगे। इस एपिसोड में वही सारा क्वेश्चन बात करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, वही 9 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डे से आता है। तो इंपॉर्टेंट डे में हम लोग देखेंगे क्या, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे ये मनाया जाता है हर साल 21 मार्च को हम लोग इसको मनाते हैं। अब ये डाउन सिंड्रोम होता क्या है, तो डाउन सिंड्रोम ये वही होता है जो बच्चा जो 21वां क्रोमोसोम के कॉपी के साथ है, ठीक है, जन्म लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। तो देखिए, जो बच्चा डाउन सिंड्रोम ग्रसित होता है तो उसका क्या लक्षण होता है, तो वो उसका जो लक्षण होगा वो बच्चा मानसिक और शारीरिक विकासों से ग्रसित होगा। अब आपको याद होगा एक डे जिसको हम लोग 24 मार्च को मनाए थे। कौन सा डे मनाए थे, तो वर्ल्ड कबड्डी डे हम लोग मनाए थे पिछले क्लास में। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे सेकंड क्वेश्चन कंट्री से होगा। वो कंट्री जो है कौन सा है, वो कौन सा देश है जो कि पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करने के लिए परमाणु घड़ी का उपयोग करेगा। तो परमाणु घड़ी मतलब एटॉमिक क्लॉक का उपयोग करने वाला है। तो देखिए ये इंडिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि एटॉमिक क्लॉक होता क्या है। एटॉमिक क्लॉक वैसा घड़ी है, जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ कर रहे हैं इंडिया में, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब जितने भी, उस सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के आधार रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को बनाने के लिए एटॉमिक क्लॉक का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, अब बात करते हैं क्या इंडिया ही ऐसा कंट्री है जो कि एटॉमिक क्लॉक को सुनिश्चित करने वाला है, तो नहीं। इसके पहले ऑलरेडी पहले से 4 ऐसा कंट्री है जो कि ये कारनामा कर चुका है। वो 4 कौन कौन सा है, तो वो कंट्री जो है एक यूएसए है, उसके बाद यूके है, यूके के बाद जापान है, और जापान के बाद साउथ कोरिया है, इसके बाद जो है इंडिया का पोजीशन है। तो इंडिया जो है ये 5वां ऐसा कंट्री जो ऐसा कारनामा करने वाला है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब देखते हैं, बात करते हैं बेसिक इसका क्वेश्चन, जैसे एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का इन्वेंट करने वाले कौन है, तो एटॉमिक क्लॉक का इन्वेंशन हुआ 1955 में, और वो किनके द्वारा किया गया है, तो लुइस एसेन के द्वारा किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ ये कितने तरह का होता है, तो ये 2 तरह का होता है। पहला सीजियम बेस्ड और दूसरा जो है हाइड्रोजन बेस्ड। तो ये ध्यान में रखना है। अब इसके बाद इंडिया में अगर इसको इंस्टॉल किया जाएगा, इंडिया में अगर किया जाएगा, तो इंडिया में कहाँ कहाँ इसको जो लाया जा रहा है, तो भुवनेश्वर में लाया जा रहा है, जयपुर में और हैदराबाद में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब देखते हैं, अब ऑलरेडी जो है हम लोग जीएमटी के बारे में जान चुके हैं, पहले जानते थे पहले से। तो जीएमटी जो होता है ग्रीनविच मीन टाइम होता है, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से ये क्या होता है 5.5 घंटा आगे होता है। ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन की बात करते हैं यहाँ पर। वो कौन सा लोकेशन है, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर ये किसके अंदर आता है, ये इलाहाबाद के अंदर आता है। और इलाहाबाद किस स्टेट के अंदर आता है, यूपी के अंदर आता है। तो मिर्ज़ापुर का जो जगह है जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी देशांतर, यहाँ से जो है इस पॉइंट को एक बेस बनाया गया है, जहाँ से हम लोग का पूरे इंडिया में टाइम जो होता है कॉमन होता है। तो ये ध्यान में रखना है। मिर्ज़ापुर वो कितना डिग्री चैनल वो है, तो 82.5 ईस्ट लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है क्या, कि इस 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर कितने इंडियन स्टेट क्रॉस करते हैं। वो 5 ऐसे स्टेट हैं जो कि इसके अंदर से क्रॉस करते हैं। वो कौन कौन सा है, तो सबसे पहले तो यूपी, उसके बाद एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट स्टेट से होगा। तो आज का जो स्टेट होगा वो हम देखेंगे क्या, कि प्रथम राष्ट्रीय स्पीड ब्रीडिंग फसल सुविधा, जिसको हम डीबीटी स्पीडी सीड्स का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर पंजाब। तो पंजाब में जो है क्या किया गया, डीबीटी स्पीडी सीड्स को उद्घाटन किया गया है। नाम से ही आपको दिख रहा है स्पीडी सीड्स, मतलब ये ऐसा सीड्स होगा जो फसल में समय कम लेगा। जैसे जो 10 दिन में फसल देने वाला है वो 5 दिन में देगा। तो इस तरह का स्पीडी कारनामा करने वाला जो बीज है वो कहाँ उद्घाटन किया गया है, तो पंजाब में उद्घाटन किया गया है। तो ये ध्यान में रखना है। और हम पिछले क्लास में हम लोग देखे थे क्या, एक वो ऐसा स्टेट था वेस्ट बंगाल। तो
तो वेस्ट बंगाल में एक ये त्यौहार को मनाया गया था। वो त्यौहार क्या है? डोल जात्रा महोत्सव है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो स्पोर्ट्स में देखेंगे आज हम लोग कि FIH के द्वारा FIH एथलीट समिति का सह अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है PS श्रीजेश। तो PS श्रीजेश जो है ये FIH एथलीट के द्वारा FIH एथलीट कमेटी के सह अध्यक्ष बने हैं। अब PS श्रीजेश कौन हैं? तो PS श्रीजेश वही हैं जो कि अगर आपको याद होगा कि चाइना के हांगझोउ में एशियन गेम्स हुआ था, फेमस संस्करण था, 19वां संस्करण जो था उसमें PS श्रीजेश जो है ध्वज वाहक रहे क्लोजिंग सेरेमनी में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम लोग पिछले क्लास की बात करते हैं। जैसे श्रीलंका का नाम तो याद रखना ही है। श्रीलंका में क्या होगा? ये श्रीलंका में वुमेन्स का क्रिकेट T20 एशिया कप आयोजित होने वाला है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं तो पर्सन में हम लोग देखेंगे लंदन टाटा मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है सोनम कपूर। तो सोनम कपूर वैसे व्यक्ति हैं, वैसे एकमात्र भारतीय हैं जो कि लंदन टाटा मॉडर्न म्यूजियम में शामिल होने वाले हैं। अब इनका काम क्या है इसमें? तो इनका काम जो है वो कला को बढ़ावा देने वाले हैं। कौन से कला को? दक्षिण की तरफ जितने भी कला हैं उनको बढ़ावा देने वाले हैं ये सोनम कपूर। ठीक है, तो सोनम कपूर का नाम तो आपको याद ही रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे किसका नाम, अगर आपको याद होगा तो अभय ठाकुर का नाम याद होगा। तो अभय ठाकुर को बनाया गया था भारत की तरफ से म्यांमार के एम्बेसडर। नेक्स्ट बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO किन्हें नियुक्त किया गया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO का नाम है निधु सक्सेना। तो निधु सक्सेना का नाम आपको याद रखना है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO बनाए गए हैं। ठीक है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का थोड़ा बेसिक जान लें। इसका स्थापना कब हुआ? तो 1935 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पुणे में। और इसका टैगलाइन क्या है? तो 1 फैमिली 1 बैंक, आपको याद रखना है। ठीक है, और कल फेडरल बैंक की बात किए थे पिछले क्लास में। तो फेडरल बैंक जो है NCPI के साथ टाइप करके क्या किया था? तो इन कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, फेडरल बैंक। ठीक है, इसके बाद रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट में आज देखेंगे हुरून ग्लोबल रिच रिपोर्ट। तो हुरून ग्लोबल रिच रिपोर्ट के अनुसार कौन सा इंडिया का शहर होगा जो कि बिलियनरीज कैपिटल ऑफ एशिया बन गया है, जिसको अरबपति राजधानी बन गया है। तो इंडिया का जो शहर है उसका नाम है मुंबई। तो मुंबई जो है 92 अरबपति वहाँ रहते हैं, जिसके कारण पूरा एशिया का तो क्या है? अरबपति, पूरे देश एशिया का अरबपति राजधानी बन गया है। अगर इसी बात को अगर वर्ल्ड के नज़र से देखें, विश्व के नज़र से देखें तो ये 3rd नंबर पे आता है। तो 1st नंबर पे कौन है? तो न्यूयॉर्क में टोटल कितने अरबपति हैं? जो कि मुंबई जो है वो 3rd पे आता है। तो 119 अरबपति हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और पिछले क्लास में एक रिपोर्ट हम पढ़े थे जो LIC को वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड बनाया गया था। वो रिपोर्ट का नाम क्या है? तो ब्रांड फाइनेंस 2024 रिपोर्ट। नेक्स्ट अवार्ड की बात करते हैं। तो अवार्ड में आज देखेंगे टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड। तो टाइम्स पावर आइकन 2024 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसका आंसर है विजय जैन को दिया गया। अब विजय जैन जो है टाइम्स पावर आइकन 2024 से इसको सम्मानित किया गया। अब ये हैं कौन? तो ये हैं वही जो स्टार स्टेट के द्वारा रियल एस्टेट में काम करने वाले व्यक्ति हैं। अब एक नाम आपको टाइम्स से रिलेटेड आपको याद रखना है। टाइम्स मैगजीन के द्वारा एक अवार्ड दिया गया था पिछले साल, जिसका नाम है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया था? तो ये टेलर स्विफ्ट को दिया गया था, टेलर स्विफ्ट। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। और ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं, एयरलाइन में एक अवार्ड दिया गया था जिसको एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। किसके तरफ से? ये एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 की तरफ से इनको एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। वो क्या था? इंडिगो का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस की बात करेंगे। तो मिसलेनियस में वही क्वेश्चन होगा जो कि इंडियन इंटरनेशनल कोई कंपनी है, बुक होगा, ऐप होगा, पोर्टल होगा या ऑब्ituary होगा। आज हम बात करेंगे पोर्टल की बात करेंगे। तो पोर्टल में देखेंगे कि भाषा नेट पोर्टल
किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मिनिस्टर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों आज का सेशन खत्म हुआ। तो अगर आपको मेरा आज का सेशन अच्छा लगा होगा तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं कल के एपिसोड में।